हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर आर पोलन ग्रेन, यानी किसी भी लघु बीजाणु या परागकण की संरचना यहाँ पे आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। देखिए, जो हमारा चैप्टर 1 है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। देखिए, किसी भी फ्लावरिंग प्लांट के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसमें हमने आपको 3 वीडियो प्रोवाइड करा दी है। पहली वीडियो जो है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर, बेसिक टर्मिनोलॉजी है उसमें। सेकंड जो वीडियो है उसमें हमने यानी सेकंड लेक्चर में हमने पूरा का पूरा एक नॉर्मल से फ्लावर की स्ट्रक्चर वहां पे कंप्लीट कराई है। इसके बाद जो तीसरी वीडियो है उसमें हमने पुंकेसर की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन, ये वाला हमने आपको कंप्लीट करा दिया है। इसके बाद आज की इस वीडियो में हम देखेंगे किसी भी परागकण या लघु बीजाणु की संरचना कैसी होती है, उसकी बेसिक टर्मिनोलॉजी और कितने सारे भाग होते हैं किसी भी लघु बीजाणु या परागकण के, वो हम आपको आज के इस वीडियो में पूरा का पूरा यहां पे कवर कराने वाले हैं। तो देखिए, जो परागकण की संरचना होती है उसमें आपको कई सारे भाग दिखाई देते हैं, जैसे बाह्य चोल जिसको हम एक्साइन कहते हैं, इसके अलावा अंतःचोल, या साथ ही साथ आप इसमें पाएंगे कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म भी होते हैं। साथ ही साथ इसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस भी होता है, या इसके अलावा एक और भाग होता है जिसको हम कहते हैं जर्मपोर। तो चलिए सबसे पहले इसकी हम बेसिक टर्मिनोलॉजी देखते हैं। तो जब भी बात करते हैं हम किसकी, लघु बीजाणु अथवा परागकण की यानी माइक्रोस्पोर अथवा पोलन ग्रेन की, जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, सबसे पहले तो हमको यह पता होना चाहिए कि जो परागकण होते हैं यानी जो पोलन ग्रेन होते हैं, ये बेसिकली नर कोशिकाएं होती है, यानी परागकण नर कोशिकाएं होती है जो विकसित होकर के नर युग्मक बनाती हैं। देखिए, पराग कोश ही नर कोशिकाएं होती है, जो परागकण होते हैं परागकण ही क्या होते हैं, नर कोशिकाएं होती है, यही विकसित होकर के नर युग्मक बनाती हैं। अर्थात परागकण ही आगे चल के विकसित होते हैं और ये नर युग्मक यानी कि मेल गैमेट का निर्माण करते हैं। और ये बनते कहां पर हैं, तो ये पराग कोश में बनते हैं। देखिए, जब आप स्टेमेन या पुंकेसर की संरचना आपने देखी है, उसमें जो ऊपरी वाला भाग होता है वो कहलाता है पराग कोश या एंथर, और उसी पराग कोश या एंथर के अंदर आपने देखा था कि लघु बीजाणुधानी अथवा परागधानी पाई जाती है, और उन्हीं के अंदर लघु बीजाणु भरपूर मात्रा में यानी कि महीन पाउडर जैसी संरचना के रूप में लघु बीजाणु पाए जाते हैं। तो कुल मिलाकर के आप ये कह सकते हैं कि जो लघु बीजाणु होते हैं इनका निर्माण किसके अंदर होता है, तो पराग कोश के अंदर। और पराग कोश किसमें होते हैं, पुंकेसर में होते हैं। और जो पुंकेसर होता है वो पुमंग की यूनिट होता है यानी कि इकाई होती है। अब बात आती है किसी भी परिपक्व परागकण की। तो किसी भी यदि मैच्योर पोलन ग्रेन है आपका, यानी कि परागकण यदि कोई परिपक्व है, उसमें आप पाएंगे कि अगुणित संरचना होती है, यानी जो परिपक्व परागकण होता है वो एक हेप्लॉइड संरचना होती है। अर्थात यदि आपसे पूछा जाए कि परागकण की सूत्र गुणिता कैसी होती है, तो आपको हमेशा याद रखना है कि अगुणित होती है यानी कि हेप्लॉइड होती है। इसके अलावा कोई भी यदि परिपक्व परागकण है तो वो बेसिकली एक कोशिकीय यानी कि यूनिसेलुलर संरचनाएं होती है। इसके अलावा कोई भी यदि परागकण है तो वो एक केंद्रकीय संरचना है, यानी एक ही केंद्रक आपको किसी भी परागकण के अंदर देखने को मिलेगा। तो किसी भी परिपक्व परागकण में आपने देखा कि उसकी सूत्र गुणिता जो होती है वो अगुणित होते हैं यानी कि हेप्लॉइड होते हैं। साथ ही साथ परिपक्व परागकण एक कोशिकीय संरचना होती है, वह इसके अलावा एक केंद्रकीय संरचना होती है कोई भी परागकण। देखिए, परिपक्व लघु बीजाणु की यदि बात करते हैं या हम परागकण की बात करते हैं, तो कोई भी परिपक्व परागकण या लघु बीजाणु मुख्य रूप से 2 भित्तियों द्वारा घिरा होता है। अर्थात आप यह भी कह सकते हैं कि 2 झिल्लियों के द्वारा घिरा होता है। तो जो बाहरी भाग होता है वह मोटा क्यूटिन युक्त आवरण का बना होता है, जिस पर आप पाएंगे कि कई सारे कांटे लगे होते हैं, यानी कंटक लगे होते हैं, स्पाइंस लगे होते हैं, यानी नुकीला भाग होता है, हम ये भी कह सकते हैं। तो परिपक्व जो परागकण या लघु बीजाणु होते हैं उनमें 2 भित्तियां पाई जाती है। जो बाहरी भित्ति होती है, बाहरी भित्ति मोटी होती है, क्यूटिन युक्त आवरण की बनी होती है, और इस पर कई सारे कांटे भी लगे होते हैं। और जो बाहरी भित्ति होती है इसको हम कहते क्या है, तो बाह्य चोल कहते हैं यानी कि एक्साइन कहते हैं।
अब आप किसी भी पोलन ग्रहण या परागकण की संरचना में देखेंगे कि हमको यहां पे दो भित्तियां नजर आ रही है, जिसमें जो बाहरी वाली जो ग्रीन कलर की यहां पे हमने शो कर रखी है, जो ग्रीन कलर वाली भित्ति या झिल्ली है, ये बेसिकली बाह्य चोल या एक्साइन कहलाती है। कई बार आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न में भी पूछा जाता है कि परागकण की बाह्य भित्ति क्या कहलाती है, तो आपको याद रखना है कि परागकण की जो बाह्य भित्ति होती है वो क्या कहलाती है, एक्साइन कहलाती है। और इस पर कई सारे नुकीले आप देख सकते हैं, इसकी संरचना में भी कई जगह नुकीली संरचना नजर आ रही है। इसका मतलब यह है कि जो बाहरी भित्ति होती है इस पर कई सारे कांटे पाए जाते हैं। अब इसके बाद आप पाएंगे कि बाहरी भित्ति में तो कांटे लगे होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, बाह्य चोल या एक्साइन कहते हैं। अब देखिए, जो बाह्य चोल के अंदर का आवरण होता है जिसको हम क्या कहते हैं, अंतःचोल कहते हैं, और दोनों आवरणों के अंदर कोशिका द्रव्य भरा होता है जिसमें एक आगुणित केंद्रक पाया जाता है। तो अब इस परागकण की संरचना आप देखेंगे तो जिसमें जो बाह्य भित्ति है वो तो बाह्य चोल या एक्साइन कहलाती है, बेसिकली जिसमें कांटे लगे होते हैं। और जो ब्लू कलर से आपको भीतरी भित्ति नजर आ रही है, भीतरी भित्ति में या भीतरी झिल्ली में आप पाएंगे भीतरी झिल्ली दबी अंदर होती है, और इसमें आप पाएंगे कि यह क्या कहलाती है, अंतःचोल कहलाती है या इंटाइन कहलाती है। और इस अंतःचोल के अंदर ही आपको पूरी जगह क्या भरा हुआ नजर आता है, साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य भरा हुआ होता है। और ये जो कोशिका द्रव्य भरा हुआ होता है, इसी कोशिका द्रव्य के बीच में ही एक आगुणित केंद्रक यानी कि एक हेप्लॉइड न्यूक्लियस पाया जाता है। तो इस प्रकार से हमने आपको पहले ही बताया कि एक परागकण जो होता है वो बेसिकली एक कोशिकीय व एक केंद्रकीय संरचना होती है, क्योंकि इसके अंदर एक ही केंद्रक होता है, यानी न्यूक्लियस की संख्या कितनी होती है, एक होती है। तो यानी नंबर ऑफ न्यूक्लियस कितना होता है, एक होता है। पूरे इंटाइन के अंदर यानी अंतःचोल के अंदर पूरी जगह साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य भरा होता है। और जो आंतरिक भित्ति होती है जिसको हम अंतःचोल या इंटाइन कहते हैं, ये जगह जगह धंसी हुई होती है जिसको हम क्या कहते हैं, जर्मपोर कहते हैं। यहां पे आप पाएंगे कि जो बाह्य चोल होती है, ये जो इंटाइन परत होती है यानी जो बाह्य भित्ति होती है या बाह्य चोल होता है, बाह्य चोल में पाया जाने वाला एक रसायन पाया जाता है जिसको हम स्पोरोपोलेनिन कहते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर आपके एग्जाम में वस्तुनिष्ठ प्रश्न में यानी कि एमसीक्यू में पूछा ही जाता है यहां से क्वेश्चन कि परागकण की बाह्य भित्ति किसकी बनी होती है। तो ये आपको याद रखना है कि जो परागकण की बाह्य भित्ति होती है वो स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है। और बेसिकली यह स्पोरोपोलेनिन जो होता है यह एक प्रकार का रसायन होता है जो कि भौतिक यानी कि फिजिकल और केमिकल, भौतिक या रासायनिक एवं जैवीय अपघटन के प्रति यह प्रतिरोधी की भांति कार्य करता है। और इसी के कारण ही जो परागकण होते हैं वो जीवाश्म के रूप में आगे भी परिरक्षित करके रखे जा सकते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि किसी भी परागकण या लघु बीजाणु की संरचना में आपको मुख्य रूप से 4 से 5 भाग दिखाई देते हैं। तो परागकण की संरचना में मुख्य रूप से 2 भित्तियां आपको याद रखना है। एक तो बाह्य भित्ति होती है जिसको हम बाह्य चोल या एक्साइन कहते हैं, जबकि जो निचली भित्ति होती है या जो भीतरी भित्ति होती है या जो अंतः भित्ति होती है जिसको हम अंतःचोल या इंटाइन कहते हैं। और वहीं इंटाइन या अंतःचोल के अंदर आप पाएंगे कि पूरी की पूरी संख्या में पूरे के पूरे अंदर कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म भरा होता है और उस साइटोप्लाज्म के अंदर एक अगुणित केंद्रक होता है यानी कि हेप्लॉइड न्यूक्लियस होता है। अंतः भित्ति जगह जगह पे धंसी हुई होती है जिसको हम जर्मपोर कहते हैं। और एक चीज अंत में आपको यह भी याद रखना है कि जो परागकण होते हैं, परागकण की स्टडी आपको याद रखना है कि पैलिनोलॉजी कहलाती है। तो पैलिनोलॉजी आपको याद रखना है, परागकणों का अध्ययन क्या कहलाता है, पैलिनोलॉजी कहलाता है। यह क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो परागकण या लघु बीजाणु की संरचना भी आपको पता होनी चाहिए। देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हैं पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट डायग्राम्स को भी हम साथ में कवर करते चलेंगे और कोई भी छोटे से छोटे टॉपिक को हम यहां पे नहीं छोड़ने वाले हैं, क्योंकि जब तक आपसे बेसिक नहीं बनेगा तब तक आपको आगे के चैप्टर समझ में नहीं आने वाले हैं। इसलिए सबसे पहले जो स्टार्टिंग की वीडियो है उसमें हम पूरी की पूरी बेसिक टर्मिनोलॉजी यानी पूरे के पूरे जो बेसिक आपका इस चैप्टर का है उसकी वीडियो हम आपको छोटे छोटे वीडियो करके प्रोवाइड करा रहे हैं ताकि आपसे बेसिक पहले कंफर्म हो जाए। उसके बाद फिर हम आगे की पूरी स्ट्रक्चर देखेंगे। आगे हम देखेंगे कि किसी भी नर युग्मकोद्भिद का विकास कैसे होता है यानी डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेट।
साथ ही साथ हम डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमीट यानी किसी भी मादा युग्मकोद्भिद का विकास कैसे होता है, उसके बाद हम परागण व निषेचन जैसी वीडियो पर आएंगे। तो यदि आपसे ये बेसिक टर्म नहीं बनते हैं या बेसिक स्ट्रक्चर आपसे नहीं आएंगे, तब आगे आपको डबल फर्टिलाइजेशन वगैरह समझ में नहीं आएगा। इसलिए सबसे पहले आपको इन छोटी छोटी वीडियो को कवर करना है ताकि आपसे बेसिक पहले कवर हो जाए, इसके बाद आपको आगे की वीडियो प्रोवाइड कराई जाएगी। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।